नमस्कार, मैं राकेश शर्मा रोज की तरह आपके सामने आज एक नए मुद्दे को लेकर हम NYU न्यूज़ में चैनल में आपको जोड़ना चाह रहे हैं। और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आज इसमें हमें खुशी है कि हमारे साथ बहुत ही जागरूक लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ सुमित गोस्वामी जी हैं, जो दिल्ली बार एसोसिएशन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महिपाल सिंह दराल जी हैं, जिन्होंने अभी DBA में ही प्रेसिडेंट के पद पे चुनाव भी लड़ा था। बहुत ही जागरूक, बहुत ही लर्नेड और बहुत ही जुझारू किस्म के अधिवक्ता हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ विजेता शर्मा जी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट एडवोकेट। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को एक विषय हम आज का रख रहे हैं। ये जो कोविड के चलते हुए पिछले 3 महीने से कोर्ट बंद है, 3 महीने से। सर आज का जी विजेता जी बताएं। सर आज का हमारा विषय ये रहेगा कि 3 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट कोर्ट की छुट्टी हुए हुए, बंद हुए हुए। ड्यूरिंग रीज़न ये हुआ है कि कोविड-19 की वजह से, ठीक है। इतने लंबे समय में हम एडवोकेट लोग कैसे रह पा रहे हैं, कैसे परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक हर कैटेगरी में क्लास होती है, मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास। तो शायद जो मुझे लगता है एज एन पर्सनल ओपिनियन, तो एक एडवोकेट में भी क्लासें होती होंगी, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास के एडवोकेट होती होंगी, जो कि उनकी क्लास उनकी जीविका पे डिपेंड होती होगी। जिसके हिसाब से जिसकी जीविका उस हिसाब से है। तो सर हर एडवोकेट को इस टाइम पर अपने बच्चों की फीसें देने में हर चीज़ को दिक्कत हो रही है। तो हमारा यहाँ पे विषय यही रहेगा कि हम अपनी ये सारी समस्याओं का समाधान अगर हम अपनी बारों पे डालें या सब पे करें, क्योंकि सर देखिए विजेता जी, मैं सीधा समय को देखते हुए सीधा मैं दराल साहब के पास जाऊंगा। दराल साहब, मुद्दा ये है कि ये जो चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, इस विषम परिस्थिति को देखते हुए वकीलों की जीविका पर बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है और एक अनसर्टेनिटी है कि हम कल क्या करेंगे, आज क्या करें, और इसका किस तरह से हम सामना कर सकते हैं और हम क्या करें, हमारी एसोसिएशंस क्या करें, BCD क्या करे या BCI क्या करे, इस पे आप अपने विचार रखें। दराल साहब। जी, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज जो मुद्दा मुझे बताया गया है राकेश शर्मा जी ने, कि इस महामारी के दौरान जो अधिवक्ताओं के समक्ष इस चुनौती पेश आ रही है, उसके संदर्भ में जो मेरे विचार हैं मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू से दैट देयर आर सर्टेन मिसकॉन्सेप्शंस अमंग us in the Indian society. That is regarding that if I express myself not in the mother tongue but in the alien language, I'll be treated as an intellectual. That is not the case. The case is that one should be able to express himself. सर आपसे सर सॉरी, मैं आपको ना सर मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफी सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जो कि काफी अलग बारों से हैं, जहाँ पे केवल इंग्लिश ही नहीं कंपल्सरी होती कि आप इंग्लिश में बात करें। तो आप एक अगर मातृभाषा में बात करेंगे तो सबके लिए समझने में भी बहुत आसानी रहेगी। जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं उसी मिसकॉन्सेप्शन को डेमोलिश कर रहा था कि हम लोग ये सोचते हैं कि विदेशी भाषा में यदि हम अपने विचार रखते हैं तो हम जो है ना बुद्धिजीवी समझे जाते हैं, जबकि ऐसा गलत है। हमारी विचारधारा होनी चाहिए सादा जीवन, उच्च विचार। और हम जब भी अपने आप को अभिव्यक्त करें तो हमारी भाषा इतनी सरल और सहज होनी चाहिए कि जो हम संदेश अपने श्रोताओं को देना चाहते हैं वो उसको आसानी से ग्रहण कर सकें। इस समय माननीय उच्चतम न्यायालय के काफी सारे न्यायाधीशों ने या एक खंडपीठ ने एक इस समय टिप्पणी की थी कि जो भी अधिवक्ता इस नोबल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो ये नोबल प्रोफेशन सेवा के लिए है, और यदि उन्हें कहीं कमाई का जरिया देखना है तो वो किसी दूसरे फील्ड में जाएं। ऐसा कहना बहुत आसान है, क्योंकि ये वही हो गया उपदेश एक प्रकार का, जैसे कि जिसके पैर न पड़ी पिराई वो क्या जाने पीर पर आई।
तो माननीय मैं उच्चतम न्यायालय के जो सेवारत न्यायाधीश महोदय हैं, चूंकि वो इस समय सुरक्षित हैं, सरकार की तरफ से उन लोगों को एक नियत वेतनमान और बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। दराल साहब उस पे आए कि हमारे सामने जो चैलेंज है हम उसमें किस तरह से उसको फेस करेंगे, आप थोड़ा सा वहाँ आ जाए। जी जी बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ जी जी। तो देखिए, इस समय चूंकि नियमित कोर्ट हो नहीं रही है और नियमित कोर्ट ना होने से जो हमारे अधिवक्ता बंधु या भगिनी। ठीक है सर, मैं आपकी महिपाल जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये समय ऐसा है कि हर वकील एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सक्षम नहीं है, या फिर उसके पास संपूर्ण साधन नहीं होंगे, या फिर वो खुद इतना कैपेबल नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के लिए मतलब कहते हैं ना जरूरी नहीं हो सकता। सुमित जी, आपसे सीधा सवाल, सुमित जी आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि इस कोरोना काल में एक वकील कैसे सरवाइव कर रहा है और एक चैनल के माध्यम से। बिल्कुल ठीक। सुमित तो लाना चाहूंगा। सुमित आप बताएं, सुमित आप बिल्कुल सीधा हम आपके पास दोबारा से आएंगे। सर मैं आपको रोक रहा हूँ। सुमित कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमित ये बताएं कि इस स्थिति में वकील को क्या करना चाहिए और उसकी क्या अपेक्षाएं हैं डीबीए या जो डिफरेंट बार एसोसिएशन हैं या बीसीडी है। सुमित और सर महिपाल सर ने एक बात और बोली थी यहाँ पर। नमस्कार करना चाहूंगा सर सबको, मेरे सारे आदरणीय अधिवक्ताओं को। सर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इस समय ये जो महामारी फैली हुई है ना, इस महामारी का किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी भयंकर तरीके से फैलेगी। दूसरी बात, इस समय सिर्फ एक वकील कम्युनिटी ऐसी है जो कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रखी है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कि बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रीमी लेयर में हैं। बाकी जितने भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अब मैं डराल साहब ने एक बात करी कि भाई यदि वहाँ हाई कोर्ट के जजेस ने एक टिप्पणी करी या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक टिप्पणी करी कि वकालत तो आपका एक सेवा का पेशा है, आप इसको सेवा की तरह लें। क्या कोई हाई कोर्ट का जज या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी सैलरी डिडक्ट करेगा अगर सेवा का ही पेशा है तो? पहली बात। दूसरी बात, आप पेंशन्स भी ले रहे हैं, आप पर्क्स भी ले रहे हैं, आप अलाउंसेस भी ले रहे हैं, आपकी मदी मदाई एक सैलरी आ रही है। यहाँ एक एडवोकेट को पूछिए जो बाहर धूप में खड़ा होता है, उसके पास कौन सी सैलरी आ रही है? एक 100 का नोट, एक 200 का नोट भी क्लाइंट देता है आज की डेट में, तो वो सोचता है पता नहीं मैंने क्या कर दिया। और इस समय जो अपेक्षाएं हैं अपनी बार एसोसिएशन से, बीसीडी ने एक बहुत अच्छा काम करा कि 5,000 रुपए दिए, हेड्स ऑफ, पर 5,000 रुपए नहीं थे उनके हिसाब से। एडवोकेट्स का खर्चा नहीं चल सकता 5,000 रुपए के हिसाब से। अच्छा सर, सुमित जी आप मुझे ये बताइए, ये बात कहाँ तक सही है कि जैसे कि अभी अपने महिपाल जी ने बोला कि हमें जो क्रीमी जो एडवोकेट हैं उनको अपनी फीस का अपना कुछ पार्ट अपने जूनियर्स को देना चाहिए। क्या ये बात अगर हम जमीनी स्तर पर बात करें तो ये बात कहीं सही लगती है क्या आपको कि ऐसा कुछ होगा? या फिर सर हमारे चैनल, सर एक सेकंड सर, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से आप एडवोकेट को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, जो कि बिल्कुल कहते हैं ना एक बिल्कुल लोअर क्लास जो एडवोकेट है जिनकी पूरी जीविका इसी पे ही डिपेंड है, वो अपना किस तरह से जीवन यापन करें? आपको क्या लगता है? और आप अगर कुछ संदेश देना चाहेंगे? डराल साहब की मैम सोच को मेरा सलाम है, बहुत अच्छी सोच है डराल साहब की कि वो कहते हैं कि सीनियर्स एडवोकेट को आगे आके जो भी जूनियर्स एडवोकेट हैं या जो भी एडवोकेट्स हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हेड्स ऑफ सर, सलाम है ऐसी सोच को। दूसरी बात क्या है मैडम, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं पता किसी एडवोकेट की क्या जीविका चल रही है क्या नहीं चल रही। वो कहाँ से 2,000 रुपए मांग रहा है, कहाँ से 1,000 रुपए मांग रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हम बैठे हुए हैं, हमें ठीक है हमारे पास जो लोग आ जाते हैं हम उनकी जितनी हमारी हिसाब से मदद हो सकती है हम कर देते हैं, क्योंकि हम भी कोई ऐसे कोई अंबानी और टाटा नहीं है कि भाई हम चला रहे हैं। और अंबानी टाटा ने भी क्या कर रहे हैं। मैं दराल साहब के पास सीधा आना चाहूंगा। दराल साहब, आपने जो सजेशन दिया कि सीनियर जो ऐसे एडवोकेट्स हैं जो अच्छा वेल टू डू कमा खा रहे हैं, उनको दूसरे एडवोकेट्स के एसोसिएट्स के हेल्प के लिए आना चाहिए, क्या इसमें अभी पिछली बार कुछ शुरुआत भी हुई थी? कुछ लोगों ने बीसीडी को कुछ पैसा दिया था, कुछ चंद वकील थे जिनमें मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ वकील थे, किसी ने 5 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 8 लाख रुपया दिया। तो इंडिविजुअल को देने से अच्छा है कि वो बीसीडी में एक डोनेशन टाइप दें, अपने वेलफेयर के लिए दें, उसको डोनेशन ना कहा जाए, वेलफेयर एक फंड इस तरह का दिया जाए
और ये आपका अच्छा सुझाव था। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो काम की स्थितियां अभी कोर्ट्स में हैं, इस स्थिति में वकील के लिए क्या करना होगा, उसे किस तरह से इसको सर्वाइव करने के लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? हाउ ही कैन सर्वाइव करना इस समय काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ माननीय न्यायालय जो है वो अर्जेंट मैटर्स तक ही अपने आप को उन्होंने सीमित किया हुआ है। सीमित रखा हुआ है, बिल्कुल। तो ये संभव नहीं है। जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं उसके अंदर स्टेक बहुत हैवी होते हैं, और जो इस्टेब्लिश लॉयर्स होते हैं उन्हीं के पास जो हैं लिटिगेंट्स जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं, और उस तरह के केसेस जाते हैं। जी, जिनको ट्रस्ट करते हैं लिटिगेंट्स, उन्हीं के पास वो अप्रोच भी करते हैं। इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जो हमारे युवा और ज़रूरतमंद साथी हैं कि उनकी किस तरह से मदद हो। मैं नहीं चाहता कि वो किसी पे निर्भर हो, मैं चाह रहा था उनको आत्मनिर्भर करना। तो आत्मनिर्भर वही उसी का हम पूछना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से स्टेप लें वो? मैं उसी लिए कह क्या है रहा हूँ कि जिस तरह से जब मुकदमेबाज जो है अर्जेंट मैटर्स में अपने ट्रस्टेड लॉयर्स के पास ही वो अप्रोच करता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी बार में जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो इस्टेब्लिश लॉयर्स हैं, जिनके पास काम की कोई कमी नहीं है और वेल ऑफ हैं, जिनके पास खूब सारे संसाधन हैं, जो पर अपीयरेंस भी 5 लाख 10 लाख 1 लाख से ऊपर जो है फीस चार्ज करते हैं, इस तरह के हमारे साथी सैकड़ों हजारों में हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल ऐसे हमारे जो इस्टेब्लिश्ड सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके साथ एक योजना पर काम करे, जिसके तहत वो अपना कुछ काम अपने युवा और ज़रूरतमंद साथियों के साथ साझा करें, उनसे कहें कि आप ड्राफ्ट कीजिए और उन्हीं से कोर्ट में प्लीड करवाएं, उनके डायरेक्ट सुपरविजन में। सुमित आप बताएं, क्या ये संभव हो पाएगा कि संभव हो पाएगा सुमित के सीनियर एडवोकेट्स किसी भी आम जूनियर एडवोकेट को कहे मेरे तुम ड्राफ्टिंग करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा? कम शब्दों में सर, अगर मैं बिल्कुल मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ सर। आज की डेट में जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं सर, सब अपने साथ कम से कम 2-2 4-4 एसोसिएट्स होते हैं, ठीक है। और ये उनका बड़प्पन होगा कि अगर वो ऐसा कोई इनिशिएटिव लेते हैं। और जहां तक मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है सर कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट है। संभव नहीं अगर ऐसा होता है तो सर मैं बिल्कुल सीधा सा एक उपाय बताएं कि ऐसे में जो बेचारा वकील खड़ा है, आम एक वकील खड़ा है, वो क्या करे? बस ये बताइए आप 30 सेकंड क्या करे वो इस सर? पहली बात तो हाँ सर वही बता रहा हूँ, पहली बात तो यही है सर कि जब तक सर कोर्ट्स खुलने के ऑप्शंस चाहे वर्चुअली या फिजिकली आप नहीं करेंगे, जो आम एडवोकेट है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से ही कमा रहा है, वो सर इधर उधर की बातों से नहीं हो सकता कोई काम, ना ऐसी कुछ चीजों से चल सकता जब तक आप कोर्ट को वर्चुअली नहीं खोलेंगे। सर हमारी जो तमाम बार है, दिल्ली की बार है, इवन दिल्ली से बाहर की बार है, वो कैटेगराइज कैसे करेगी कि ये इस वकील को सीरियसली जरूरत है? क्योंकि काफी सारे ऐसे एडवोकेट हैं जो कि शर्म की वजह से भी नहीं सामने आ रहे। तो दराल साहब तो कैसे कैटेगराइज करें? कहा कि युवा साथी, मैं कहता हूँ जरूरतमंद तो शायद ऐसे भी कुछ वकील हमारे साथी भाई हैं जो बुजुर्ग भी हैं, जो अच्छा उन्होंने 10-15 साल की प्रैक्टिस हो गई है, तो उनको कैटेगराइज कैसे करेगी? क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि युवा को ही दिक्कत है, युवा को दिक्कत है मान लिया, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसे एडवोकेट्स भी हैं जो शर्म की वजह से कुछ बता नहीं पा रहे, लेकिन उनकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है और उनका ठीक नहीं चल पा रहा है, या आज की स्थिति में ठीक नहीं चल पा रहा है, तो क्या करे उनके लिए? एक 30 सेकंड में क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? हाउ दे कैन सर्वाइव? देखिए, जिसको जरूरत है और यदि वो शर्म करता है तो फिर उसका सर्वाइवल काफी जो है ना मुश्किल हो जाता है। जरूरत के समय आपको शर्म का पर्दा उतारकर फेंकना ही होगा और आपको अपने भाइयों पर विश्वास करना होगा। आपको अपनी कंसर्न बार या बार एसोसिएशन को अप्रोच करना ही होगा, आपको बताना होगा कि मेरा दुख ये है, तभी तो हम कोई योजना पर अमल कर सकेंगे। कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं जिनको बार एसोसिएशन को और बार काउंसिल को लागू करना ही होगा अपने जो ना एस्टेब्लिश्ड। सर चैनल के माध्यम से आप कोई अपना एक आइडिया बताएं जो कि बार के सामने रखा जा सकता है। सजेशन है विजेता जी, मेरा एक छोटा सा सजेशन है राकेश सर, कि अब ये जो प्लानिंग है, चर्चा है, इसको हम एक उसमें करके फिजिकली तौर पे अपने जो हायर कोर्ट्स हैं और जो हमारी हायर अथॉरिटीज हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि भैया आप आने वाले टाइम में आप अपनी कोर्ट्स को आप कैसे संचालित करेंगे। जब तक सर कोर्ट्स पूरे फुल फ्लैश तरीके से नहीं चलेंगे। सर एक छोटा सा संदेश, सर समय का अभाव है। सर मैम एक मिनट, मैम मेरे को प्लीज कंप्लीट करने दीजिए।
जब तक ये कोर्ट सर, कम पूरे शब्दों में। वर्चुअली तरीके से या फिजिकली तरीके से फुल फ्लैश तरीके से नहीं चलेंगी सर, बहुत मुश्किल है चीजों को कैटेगराइज करना, बहुत मुश्किल है चीजों को लेयर आउट करना और बहुत मुश्किल है चीजों को आइडेंटिफाई करना। थैंक यू सर, वकील भाइयों को क्या संदेश देंगे चैनल के माध्यम से? मैम वकील भाइयों को तो यही संदेश दूंगा कि भगवान से प्रार्थना करें कि भैया इस भयंकर महामारी को हटाएं। दूसरा कि उन वकील भाइयों को हिम्मत दें और संयम दें कि जो इस महामारी का वाकई में सामना कर रहे हैं। दलाल साहब 30 सेकंड में मेरा- आप लास्ट क्या संदेश आप देना चाहेंगे अपने भाइयों को? देखिए, इसमें जो ना विश्वास की एक बड़ी भूमिका होती है। उनको पहले अपने ऊपर जो ना विश्वास होना चाहिए कि मैं इस मुश्किल की घड़ी को भी जो ना सहन कर पाऊंगा और इससे उबर जाऊंगा। और उसके साथ साथ जो ना ये रहना चाहिए कि जब हम कॉन्फिडेंट रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तभी हमारे पास जो ना कुछ अवसर आएंगे, और जो भी अवसर आए उसे हम एनकैश करें, उसको हम व्यर्थ ना जाने दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और शर्म का बिल्कुल पर्दा ठीक, उठाना होगा, बिल्कुल ठीक। शर्म का पर्दा उठाना होगा, सामने दलाल आना साहब होगा। के बहुत अच्छे विचार आए, सुमित गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे विचार रखे। और इसका मैं कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे NYU न्यूज के एडिटर इन चीफ परीक्षित जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, परीक्षित जी आपने सबको सुना, आप बताइए आप क्या कंक्लूजन आप निकाल पा रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति में हमें कदम उठाने चाहिए, क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्या हमारे भाइयों को करना चाहिए, क्या BCDO करना चाहिए, क्या BCI को करना चाहिए? जी जी कंक्लूड करूंगा कि जो भी सुझाव महिपाल सिंह डराल जी और सुमित गोस्वामी जी द्वारा दिए गए हैं वो बिल्कुल धरातल पर आने चाहिए। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और अन्य एसोसिएशंस को इस विषय में विचार करना चाहिए कि जल्द से जल्द कोई ऐसा निर्णय लें, और ऐसी जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि अपने अधिवक्ता भाइयों को ही हम और अपने जो सीनियर्स अधिवक्ता हैं वहां पर उनसे एसोसिएट कर दें और वहां से उनको ड्राफ्टिंग या अदर वर्क्स में लगाएं, और जहां से उनकी सब जरूरतें पूरी हो सके उन निर्भर बनाएं। ऐसा ना हो कि वो किसी के सामने हेल्प मांगे, वो जो कार्य कर रहे हैं उसके बदले ही उनको मानदेय मिले। तो बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव महिपाल सिंह डराल द्वारा दिया गया है, मैं इसका बिल्कुल स्वागत करता हूं। हम तो चाहते हैं कि इस तरह की कुछ मीटिंग्स अभी कल से ही स्टार्ट हों। कुछ दलाल साहब जैसे जो जागरूक जो हमारे अधिवक्ता हैं, तो ये और लोगों को भी जोड़ें, कुछ मीटिंग्स करें और एक मॉरल अप करने की बहुत बल्कि जरूरत सर- है। हमारे वकीलों में जो इस वक्त जो डिप्रेशन आता जा रहा है, इसको उबारना है। और मैं ये इस चैनल के माध्यम से बल्कि सर, कहूंगा बल्कि- कि विजेता ये बहुत जरूरी है कि सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स लाए जाएं, कुछ ना कुछ रास्ता उनको बताया जाए, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी अभी खत्म नहीं होने वाली है। अभी कुछ नहीं पता कि बिल्कुल इसको सर, और क्या इस होगा, चैनल के या माध्यम 15 से- जुलाई को क्या होगा, गॉड नोज। सर बिल्कुल, इस चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी, जो मेरे एडवोकेट भाई हैं, बहनें हैं, अगर उनको कोई भी सुझाव ऐसा लगता है कि ये बार के पास हमें देना चाहिए या हमें ये संदेश अपने अधिवक्ताओं को देना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जी, भी कर अपने सकते हैं, जिसके सुझाव हम उनके सभी जो वकीलों क्वेश्चन को होंगे, जो रखने उनके हम चाहिए। रिप्लाई होंगे, जी। जो आगे देंगे या फिर अगली बार हम उसे चर्चा में लाएं, जिससे कि हमें भी बेनिफिट हो और आपको भी। मैं अपने जो आज चर्चा में भाग ले रहे थे सुमित गोस्वामी जी और महिपाल सिंह डराल जी, जी राकेश जी, बुरे दौर से निकलने के लिए गालिब साहब का एक शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। यदि अनुमति है तो मैं उसको जी, बोल जी। दूं। जी बस ये 5 दौर भी सेकंड, गुजर बताएं। जाएगा हाँ सर गालिब, बिल्कुल, जरा आपके शेर से ये ही। दौर भी जी। गुजर जाएगा गालिब, जरा इत्मीनान तो कर, जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छी बात कही। ये आत्मविश्वास बढ़ाना होगा अपने भाइयों का, और इस विषम स्थिति से गुजरने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। NYU न्यूज हमेशा आपके साथ है, आपके सुझावों का हम इंतजार रहेगा। हम चाहते हैं कि आप अपने अच्छे, सटीक, सकारात्मक सुझाव दें, तो हम इस सबको भी फैलाएं। चैनल से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू विजेता, थैंक यू सुमित, थैंक यू दलाल साहब, थैंक यू वेरी मच।